हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रॉम आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक of class 10. So we were already discussing about how nationalism evolved in Europe and like how it started in Europe in a certain part of Europe and how it spread to other parts of Europe. So हमने इसमें already पढ़ लिया है कि how it started in France and what were the condition of what were the diversity or variation in other parts of Europe and apart from that, we have also studied about the rise of liberalism. Liberalism भी evolve हो गई थी and in France we saw that Napoleon he came to power and he was defeated in the Battle of Waterloo in 1815. So what happened after Napoleon? उसके कोड का क्या हुआ, द सिविल कोड विच ही इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट वाज द कंडीशन इन यूरोप, इन फ्रांस एंड इन यूरोप आफ्टर 1815. So today we will read about it. So we will read about the rise of new conservatism. नेपोलियन की लड़ाई हुई थी किसके साथ? प्राग के साथ. नेपोलियन को हराया किसने था? प्राग ने था. प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम. ओके, सो प्राग क्या थे? प्राग कंजर्वेटिव्स थे. तो इसके वजह से क्या हुआ कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू एंड इट गेव वे टू प्राग. प्राग रूल करने लग गया. अब प्राग क्या थे? कंजर्वेटिव्स थे. तो इसलिए एक तरह से कंजर्वेटिव्स का रीइमर्जेंस हुआ. लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई थी जिसे आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड किया गया. आगे भी वो चीज़ें चलती आई. न्यू कंजर्वेटिज्म अभी हम पढ़ेंगे. हाउ, व्हाट हैपेंड, हाउ इट इवॉल्व्ड एंड व्हाई, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग अबाउट इट. सो न्यू कंजर्वेटिज्म, हाउ मीन्स द इमर्जेंस ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म. न्यू कंजर्वेटिज्म जो है वो री इमर्ज हुआ एंड इट हैपेंड एट द मीटिंग ऑफ वियना. एक ट्रीटी साइन की गई, पीस ट्रीटी एट वियना साइन की गई बिटवीन द कंट्रीज, दिस कंजर्वेटिव नेशंस. एंड इस ट्रीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? दे केम टू अ कंक्लूजन दैट द फर्स्ट वन वॉज अनडूइंग द चेंजेस दैट हैज़ कम इन यूरोप. यूरोप में बहुत सारी चेंजेस जो आ गई थी रेवोल्यूशन से, वो सारे अंडू कर दिए गए, मतलब पहले की तरह कर दिए गए. यूरोप की सोसाइटी, यूरोप में जो भी चेंजेस हुए थे. देन बॉर्बन डायनेस्टी जिसे हटा दिया गया था उसे रीस्टोर कर दिया गया, रीस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी. थर्ड वन वॉज फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. नेपोलियन ने बहुत सारे टेरिटरीज जो है वो उस पर कब्जा किया था. नेपोलियन ने अपना एरिया, फ्रांस का एरिया जो है वो एक्सपेंड किया था. सो ये सारे जो टेरिटरीज थे वो फ्रांस को लूज करने पड़े, फ्रांस को छोड़ने पड़े. सेटिंग अप ऑफ द स्टेट्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस. अब क्योंकि फ्रांस में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा हुई थी, लोग रिवोल्ट करने लगे थे. एक जो फर्स्ट वेव ऑफ रेवोल्यूशन था वो ऑलरेडी फ्रांस में हो चुका था. तो इस वजह से जो बाकी यूरोपियन नेशंस थे वो जो किंग्स थे वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि फ्रांस में जो ये फीलिंग निकल के आई है नेशनलिज्म की, नेशन स्टेट बनाने की, वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में ना फैल जाए. तो इसलिए फ्रांस का जो बॉर्डर एरियाज था उस पर बहुत ही कड़ी निगरानी रखी गई. मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन वे रीस्टोर्ड. बहुत सारे मोनार्क्स जो हैं उन्हें हटा दिए गए थे, हटा दिया था नेपोलियन ने. तो उन सबको भी पावर में लेके आए, उन सबको भी रीस्टोर किया गया. ये जो मीटिंग हुई थी वियना में जहाँ पे ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी, this was done by Duke Metternich who was the Austrian Chancellor. So ये नाम याद रखिएगा कि ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग करवाई किसने थी? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. एंड इन्होंने बहुत सारी बातें कही भी थी, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी विच वी विल रीड इन आवर कमिंग टॉपिक्स. सो दिस
ये तरीका था. दिस वॉज द वे हाउ न्यू कंजर्वेटिज्म केम इनटू इन्फ्लुएंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? इसका इम्पैक्ट था कि लिबरल आइडियाज़ और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वॉज सप्रेस्ड. जो भी लिबरल आइडियाज़ थे या डेमोक्रेसी की जो भी आइडियाज़ थी उन्हें दबाया जाता था. क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उभर के आए, लोग नेशनलिज्म के पीछे भागे, नहीं तो फिर एक और रेवोल्यूशन हो जाएगा. जो आइडिया, जो फीलिंग होती थी डेमोक्रेसी की, उन सबको सप्रेस किया गया एंड इट रिजल्टेड टू ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स. क्यों? क्योंकि लोगों के मन में क्या था? लोगों ने एक बार फ्रीडम जो है उसे टेस्ट कर लिया था. फ्रीडम जो है उन्हें पता चल गया था कि फ्रीडम क्या होता है. अब जिन्होंने फ्रीडम का स्वाद चख लिया वो उनसे पीछे तो हट नहीं सकते थे. सो दे वर नॉट हैप्पी विद द आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिव्स. वो कंजर्वेटिव्स के आइडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. सो दिस रिजल्टेड टू एमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरीज. अब यहाँ रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो उभर के आए, रेवोल्यूशनरीज निकल के आए. इन रेवोल्यूशनरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है गुइसेप्पे मज़ीनी. सो गुइसेप्पे मज़ीनी, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इन 1807. इन्होंने इम्पॉर्टेंट काम क्या किया था? इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़, खुफिया सोसाइटीज़ स्टैब्लिश की थी, लाइक यंग इटली इन मसाइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्ना. तो ये कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जो उन्होंने फॉर्म की थी. मज़ीनी का क्या बिलीव था? ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. भगवान ने तो बनाया ही है कि नेशंस जो हैं, नेशंस वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का. मैनकाइंड को पूरा हक है एक नेशन स्टेट में रहने का, एक नेशन स्टेट फॉर्म करने का. और ये नेशन स्टेट क्या है? ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरली आना चाहिए. सो मैटरनिक, हु इज मैटरनिक? ड्यूक मैटरनिक, जिन्होंने पीस ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो करवाया था. सो व्हाट ही सेड, he described, he gave a statement for Giuseppe Mazzini, and his statement was that he described him as the most dangerous enemy of our social order. मैटरनिक ने ये कहा था कि ये सबसे खतरनाक इंसान है, ये सबसे डेंजरस दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का. एंड वाई? बिकॉज गिउसेप्पे मज़ीनी के आइडियाज ही वैसे थे. वो क्या कर रहे थे? वो नेशन स्टेट की भावना को, नेशनलिज्म को वो प्रमोट कर रहे थे. Now, then came the age of revolutionaries. That means the second wave of revolution, 1830 to 1848. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव रेजिम को किस तरह से धीरे धीरे हटा दिया गया, हाउ रेवोल्यूशनरीज वर्कड एंड क्या हुआ था, किस तरह से नेशनलिज्म की भावना जो है वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में फैली एंड कंजर्वेटिव्स को पावर से हटा दिया गया. सो इसमें क्या हुआ? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये दोनों ही फीलिंग, ये दोनों ही आइडिया जो है दे केम टू इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशंस हुए कई सारे. पहला रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ इन जुलाई 1830, इट केम इन फ्रांस. सो इससे रिलेटेड ड्यूक मैटरनिक इज द सेम पर्सन अंडर हुम द पीस ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड. And he was there while the peace treaty of Vienna was being signed. Okay, it was hosted. He hosted that Congress where the peace treaty was signed. So, उन्होंने एक statement दिया. What he said, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी जो यूरोप है, पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है. Why? See, when the first revolution started, when the first wave of revolution started, it started in France. French Revolution हुआ. When the second wave of revolution came, it also started in France. फ्रांस में जुलाई 1830 में क्या हुआ था? पहले ट्रीटी ऑफ वियना में बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था. एंड विद दिस, आफ्टर द फर्स्ट रेवोल्यूशन, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी गई. लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हें राजा रहना है, तुम राजा रहो, लेकिन तुम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे, तुम अपनी मनमर्जी नहीं चलाओगे. देन फॉलोड बाय फ्रांस, बेल्जियम में
रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, बेल्जियम में लड़ाई शुरू हुई, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, दे फॉलोड फ्रांस एंड प्रोटेस्टेड एंड दे गेन्ड इंडिपेंडेंस. आफ्टर दैट केम ग्रीस भी था. थर्ड रेवोल्यूशन हुआ कहाँ? ग्रीक में, एंड इट इज नोन एज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. व्हाट हैपेंड? ग्रीस फॉलोड फ्रांस एंड बेल्जियम. ग्रीस उस समय क्या था कि ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था. ऑटोमन एम्पायर जो था वहाँ पे इस्लामिक रूलर थे, एंड दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन थ्योरीज. ग्रीक वॉज एट दैट टाइम नोन एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. सो यूरोप में क्या हुआ? ग्रीस में क्या था? ऑटोमन एम्पायर का रूल था, मतलब वहाँ पे इस्लामिक रूल था, एंड अदर यूरोपियन नेशंस क्या थे? वो क्रिश्चियन डोमिनेंट थे. सो एक ट्रीटी साइन की गई विच वॉज नोन एज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, एंड विद दिस ट्रीटी ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. यहाँ पे भी लड़ाई हुई, जंग जीता गया, रेवोल्यूशन हुआ, और वो रेवोल्यूशन जो है वो जीता गया. एंड देन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 ये साइन हुई, जिसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंस नेशन घोषित कर दिया गया. अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, द इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे. ही वॉज लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन, he was an English poet. What he did, he organized fund and later went to fight in the war. उन्होंने बहुत मोटिवेट किया लोगों को, एंड फंड्स खुद भी कलेक्ट किए, एंड ही वेंट फॉर फाइट. लेकिन फाइटिंग के वक्त इन 1824 ड्यू टू फीवर ही डाइड. सो in this way, the wave of revolution, the second wave of revolution, it spread from one nation to another in Europe. Next, इसके अलावा जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो नेशनलिज्म की भावना थी, वो कुछ रोमांटिक इमेजिनेशन से भी फैली गई. रोमांटिक इमेजिनेशन भी थे वहाँ पे. रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशन फीलिंग मतलब कि a few people they were working on the soft power. सिर्फ लड़ाई झगड़े से हर जंग जीती नहीं जा सकती है. कुछ जो है वो एक कोल्ड वॉर कहा जाता है, एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है, कि मतलब कुछ प्यार से भी जीती जा सकती हैं, कुछ आराम से भी बिना लड़ाई लड़े भी जीते जा सकती है. कैसे? थ्रू कल्चर एंड आइडियाज़. नेशनल फीलिंग जो फैलाया गया, जो पूरे यूरोप में जो स्प्रेड हुआ, इट वॉज ऑल्सो थ्रू कल्चर एंड आइडियाज़. सबके अपने अपने कल्चर थे, सबके अपने अपने आइडियाज़ थे हर नेशन के. नेशन ने क्या किया वहाँ पे, लोगों ने क्या किया कि दे स्टार्टेड प्रमोटिंग देयर ओन कल्चर, देयर ओन आइडियाज़. दे वे यूनिफाइड बेस्ड ऑन देयर कल्चर एंड आइडियाज़. यहाँ पे कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, ये इन सारी चीज़ों ने क्या किया, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में एंड स्प्रेड करने में बहुत हेल्प की. लोग नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर सकते थे, एंड इन सॉन्ग्स से, पोएम्स से, एंड देन स्टोरीज से, इन सब से, आर्ट एंड कल्चर से वो नेशनलिस्ट फीलिंग को स्प्रेड कर रहे थे. इन दिस रिगार्ड जोहान गॉटफ्राइड, he has used the word Das Volk. Das Volk is used for German unification. जर्मनी को जब यूनिफाई किया गया तो वहाँ पे जोहान गॉटफ्राइड ने एक दास वॉक का कॉन्सेप्ट दिया. एंड दास वॉक मीन्स दैट पीपल आर यूनाइटेड बिकॉज दे हैव कॉमन कल्चर, दे आर फॉलोइंग कॉमन कल्चर. ऑन द अदर हैंड पोलैंड में क्या हुआ, ये हुई जर्मनी की बात. जर्मनी में जोहान गॉटफ्राइड थे एंड दास वॉक का कॉन्सेप्ट आया था. Poland, the person is Karol Kulpinski. Karol Kulpinski ने क्या किया, he used opera music and folk dance. उन्होंने इन सबको फोक डांस जो थे पोलैंड के, पोलोनेज एंड मजूदका, these were the folk dances, उसे प्रमोट किया. नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है लोगों के अंदर लाई, बढ़ाई उन्होंने, वो ओपेरा म्यूजिक एंड फोक डांस की मदद से बढ़ाई.
he used them as national symbols. Then language, सिंगल लैंग्वेज वॉज यूज्ड. रशियन एम्पायर जो था वो उसका कब्जा था पोलैंड के ऊपर एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड. लेकिन लोगों ने क्या किया, पोलिश विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ पोलैंड, उसे यूज किया गया. चर्च की गैदरिंग्स में या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज यूज होता था, पोलिश लैंग्वेज यूज होता था. अपार्ट फ्रॉम दैट, poors also revolted. Hunger, hardship and popular revolt, which is also known as the revolt of the poors. ये कब हुआ? 1830s जो ईयर था, 1830s ईयर्स में बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग. इट वॉज द ईयर ऑफ हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप. पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है एंड देन फूड प्राइजेस भी इंक्रीज हो रही हैं. एंड दिस वॉज वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म. वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म मीन्स मतलब दरिद्रता वाइड स्प्रेड फैलती जा रही थी, लोग गरीब होते जा रहे थे एंड प्रॉब्लम जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी. इसकी वजह से क्या हुआ, जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फ्रांस में रिवोल्ट हो गया. लुइस फिलिप इन 1848 ये रिवोल्ट बढ़ता गया एंड लुइस फिलिप को क्या करना पड़ेगा, ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली. उन्हें भागना पड़ गया फ्रांस छोड़ के. एंड नेशनल असेंबली ने क्या किया, इसी मौके का फ़ायदा उठा के नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया. अब इस इकोनॉमिक हार्डशिप का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. सिचुएशन को एक बहुत ही मतलब जो हार्डशिप की वजह से लोग कितना परेशान थे, उन्होंने क्या स्टेप लिया. एक स्टेप जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, विच वॉज द रिवोल्ट ऑफ वीवर्स इन सिलेसिया इन द ईयर 1845. सिलेसिया में क्या कंडीशन थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो रॉ मटेरियल्स देते थे और ऑर्डर्स देते थे वीवर्स को कि ओके ये लीजिए रॉ मटेरियल्स एंड वी वांट दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज द क्वांटिटी विच वी रिक्वायर. सो इस तरह से होता था काम. पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने पेमेंट जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करना शुरू कर दिया, पेमेंट बहुत ज़्यादा कम कर दिया. ऑन 4 जून 2 PM क्या हुआ कि वीवर्स मार्च करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए इसके अगेंस्ट, इस पेमेंट रिडक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स क्वार्टर्स की तरफ मूव हुए. लेकिन जब वहाँ उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें इग्नोर किया गया, तो वीवर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर. कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो अपनी अपनी फैमिली को लेके अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए एंड 24 घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आए विथ आर्मी एंड दे वर लाइक क्लैशेस. लोग भिड़े, आर्मी ने उनके ऊपर भी अटैक किया एंड एज अ रिजल्ट 11 वीवर्स वेयर शॉट. फाइन, दैट वाज द like end of that small war between the contractors and the weavers. So प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वीवर्स ने तक कॉन्ट्रैक्टर्स पे अटैक कर दिया था. So this was the situation, economic hardship which people were facing in Europe. Now, the next topic is about 1848, the revolution of the liberals. इसके अलावा क्या हुआ कि लिबरल्स ने भी अटैक किया था. अब 1848 रिवोल्ट से पहले क्या थी सिचुएशन कि पावर क्या था, पावर वॉज इन द हैंड ऑफ द मोनार्क एंड न्यू मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज हो रहा था. सो ये न्यू मिडिल क्लास जो है जो इमर्ज हो रहा था, ये इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. सो इसीलिए इन्होंने क्या किया, दे डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. उन्होंने डिमांड किया कि एक नेशन स्टेट बनना चाहिए ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग. So what happened, these middle class professionals and businessmen, and they were few prosperous artisans, they assembled at Frankfurt
सेंट पॉल चर्च, ये सारे लोग जो हैं जो मिडिल क्लास ग्रुप के, मिडिल क्लास लिबरल्स रेवोल्यूशनरीज में थे, विच इन्वॉल्व मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, ये सारे असेंबल हुए कहाँ, फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च में. एंड दे डिमांडेड, उन्होंने किंग ऑफ प्रूशिया हु वाज फ्रेडरिक विल्हेम IV, सो किंग ऑफ प्रूशिया के सामने डिमांड रखी एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करने की. और किंग को गुस्सा आ गया. ही सेड दैट आई एम द मोनार्क एंड हाउ कैन यू फॉर्म, हाउ कैन यू डिमांड, हाउ कैन यू कीप सच डिमांड इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम द मोनार्क, सिर्फ मेरा रूल चलेगा, कोई नेशनल असेंबली फॉर्म नहीं होगी. एंड ही रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड ही कॉल्ड द ट्रुप्स को बुला के और इन्हें बाहर भिजवा दिया. सो इस तरह से इनका जो ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था न्यू मिडिल क्लास का, लिबरल्स का, वो फेल हो गया. मेन क्या था फेलियर का रीजन? द एक्चुअल रीजन ऑफ द फेलियर वाज दैट वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था और इसके वजह से मास सपोर्ट नहीं मिल पाया था इस मूवमेंट को. लिबरल्स को मास सपोर्ट जर्मनी में नहीं मिल पाया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किंग को पूरी सपोर्ट थी आर्मी की. अब आर्मी के सामने तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था. सो वेन एवर रिक्वायर्ड ही टुक हेल्प ऑफ द आर्मी. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या वुमेन का कोई रोल नहीं था लिबरल रेवोल्यूशन में? ऑब्वियसली वुमेन का बहुत ज़्यादा रोल था. वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन, इन द लिबरल रेवोल्यूशन ऑफ 1848. अगर आप फिगर 10 देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक पे, सो यू कैन सी दैट जो पार्लियामेंट में व्हेन दे केप्ट देयर डिमांड, एक कॉर्नर वुमेन को दिया गया था खड़े होने के लिए ऑन द टॉप लेफ्ट, एंड दे वर मेयर स्पेक्टेटर. उनको कुछ, दे वर ओनली ऑब्जर्वर, उनको कोई राइट नहीं दिया गया वहाँ बोलने के लिए. सो वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो हर लेवल पे था, हर जगह वुमेन थी, बस उसे रिकॉग्निशन नहीं मिला, उसे प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं दिया गया. सो दे, ऑल्दो वुमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली बट दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड. So can we say that this revolution was failure? No, this revolution was not at all a failure. क्यों? क्योंकि राजा को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अभी तो मैंने इन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को दबा दिया है, बट इन फ्यूचर जब ये वेव और बढ़ेगी, लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे इस नेशनलिस्ट आइडियाज से, तब मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. I won't be able to stop them in future. I won't be able to suppress them in future. So this is why the revolutionary ideas or the revolution which took place till now, till this time, was not a failure. So this was we will cover coming topic. We will see what the condition, how the condition changed in Germany and Italy in our next topic, in our next session. So thank you students. Have a nice day.